Hello everyone, myself Anand Dwivedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study the geography of class 10, chapter 6, manufacturing industries. In the previous class we had studied the location of industry and we understood which place is considered ideal for industrial location. The topic for today's class is classification of industries. List the various manufactured products you use in daily life such as transistors, electric bulbs, vegetable oils, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines and so on. अगर हम लिस्ट बनाते हैं उन वस्तुओं का जिनका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा लिस्ट होगा और उसमें हम पाएंगे कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट। ये सारी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं जो फैक्ट्रियों से बन करके आते हैं। If we classify the various industries based on particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. अगर हम इसे क्लासीफाई करें तो हम इसे सही ढंग से क्लासीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। इंडस्ट्रीज में बी क्लासीफाइड एज फॉलोज। तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। तो आइए समझते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। सबसे पहले हम लोग ऐसे इंडस्ट्रीज को समझते हैं जो रॉ मटेरियल्स के आधार पर क्लासिफाई किए गए हैं। On the basis of raw materials use, industries can be classified as agro-based industries and mineral-based industries. Agro-based industries में कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी एंड एडिबल ऑयल्स, ये ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड। Mineral-based industries includes iron and steel, cement, aluminium, machine, tools and petrochemicals. Mineral-based industries ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पर रॉ मटेरियल के रूप में आयरन स्टील का इस्तेमाल होता है, जहां पर दूसरे मटेरियल्स हैं जिनका रॉ मटेरियल एक मिनरल होता है, उसे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे सीमेंट का इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, इन सभी में मिनरल्स का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी उनके मुख्य भूमिका के आधार पर इंडस्ट्रीज के प्रकार। तो मेन रोल के आधार पर इंडस्ट्रीज को कितने भागों में बांटे गए हैं, अब हम इसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, इंडस्ट्रीज आर बेसिक और की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब बेसिक इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं? दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू द मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। बेसिक इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जिनका प्रोडक्ट्स दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होता है। दूसरे इंडस्ट्री इसे रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे इंडस्ट्री वाले खरीद करके और फिर कंज्यूमर गुड्स तैयार करते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम इत्यादि आते हैं। द नेक्स्ट वन इज consumer industries. Consumer industries that produce goods for direct use by consumers. ये ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं, यानी इनका प्रोडक्ट्स किसी दूसरे फैक्ट्री का रॉ मटेरियल नहीं होता बल्कि सीधे कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किया जाने वाला गुड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, शेविंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा। तो इसमें ये जितने प्रोडक्ट्स के नाम आए हैं, जैसे टूथपेस्ट है, पेपर है, शेविंग मशीन है,
फैन है, ये सभी सीधे कंज्यूमर यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी पूंजी जो हम इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में, उसके आधार पर भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment. ऐसे इंडस्ट्रीज को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के आधार पर डिफाइन किया जाता है। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट लिमिट है वो समय के साथ बदलता रहता है। बदले भी क्यों नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग वर्षों में अलग अलग होता है, इसलिए समय के साथ साथ इस अमाउंट को भी बढ़ा दिया जाता है। तो एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। आज वर्तमान में ऐसे इंडस्ट्रीज का जो मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वह है 1 करोड़। यानी जिस इंडस्ट्री में 1 करोड़ से अधिक रुपये की लागत लगी है उनके एसेट्स के रूप में, उनके प्रोडक्शन के लिए, वैसे इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे, अदरवाइज वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही कहलाएगा। The next classification is on the basis of ownership. On the basis of ownership, industries are classified as public sector industries, private sector industries, joint sector industries, and cooperative sector industries. Let's understand public sector industries. Public sector owned and operated by government agencies. For example, BHEL, SAIL, etc. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होते हैं, यानी जिसका मालिक गवर्नमेंट होती है, जिसका ऑपरेशन, जिसको चलाने का काम भी गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट की एजेंसीज करती हैं, उन्हें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे सरकारी उद्योग कह सकते हैं, सरकारी इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, यानी ऐसे इंडस्ट्री जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति या कुछ लोगों का समूह हो। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी खास व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित उद्योग हो या एक से अधिक लोगों के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया हो, उनके द्वारा अगर किसी इंडस्ट्री को चलाया जाता हो तो उसे भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही रखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्रीज, etc. Next is joint sector industries. Joint sector industries which are jointly run by a state and individuals or a group of individuals. Joint sector industries ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनको jointly रन किया जाता है। इन्हें स्टेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिल करके ऐसे इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है तो आप ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL आप लिखेंगे। द फोर्थ टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर का जो इंडस्ट्री होता है, इसके जो ओनर्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिल करके कोऑपरेटिव्स का गठन किया हुआ होते हैं। तो सच इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स। ऐसे इंडस्ट्रीज के मालिक और इनके ऑपरेटर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं और द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आएंगे? तो जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, वर्कर्स हैं या दोनों हैं। They pull in resources and share the profits or losses proportionally. जितने भी यूनिट्स होते हैं प्रोडक्शन के, ये सभी आपस में मिलकर के कोऑपरेटिव्स का गठन करते हैं और जिस प्रोपोर्शन में उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसी के अनुरूप वो प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करते हैं। Such examples are sugar industry in Maharashtra and the coir industry in Kerala. कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल के रूप में महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री लाई जाती है और केरला में कॉयर इंडस्ट्री लाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, यानी ऐसे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन जिनका रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड काफी हेवी गुड्स होता है। तो on the basis of bulk and weight of raw materials, industries are classified as heavy industries and light industries.
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हेवी इंडस्ट्री यानी बहुत भारी इंडस्ट्रीज जिनका प्रोडक्ट्स काफ़ी हेवी होता है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और लाइट इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स बहुत ही हल्के होते हैं। सो लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, यानी इनके रॉ मटेरियल्स भी हल्के होते हैं और प्रोडक्शन भी हल्के होते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को लाइट इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एंड एग्जाम्पल के तौर पर सच इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, जैसे बिजली के सामानों को बनाने वाले इंडस्ट्री हैं, इन्हें लाइट इंडस्ट्री कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक टू स्टडी इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमें अपने चैप्टर में इन विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमें जो मिलता है इंडस्ट्रीज का वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसे इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। अंडर दिस सेगमेंट वी विल अंडरस्टैंड कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूलन टेक्सटाइल्स एज वेल एज शुगर इंडस्ट्री एंड एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज वी विल स्टडी इन दिस पार्ट। ये जितने इंडस्ट्रीज हैं इन सभी के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, खेती के प्रोडक्ट्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है। यह चार्ट वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शो करता है, यानी कपड़ों के उद्योग में किस तरह से वैल्यू का एडिशन होता है, कैसे कीमत बढ़ती है अलग अलग स्टेप पर, इसे समझाने की कोशिश की गई है। द फर्स्ट स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ फाइबर, यानी सबसे पहले फाइबर का प्रोडक्शन होता है। फाइबर मतलब रेशे, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमें रॉ फाइबर प्राप्त होता है। फाइबर प्रोडक्शन के बाद इसकी स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग के द्वारा हमें यार्न प्राप्त होता है। यार्न को धागा कहा जाता है हिंदी में, यानी स्पिनिंग करके फिर हमें यार्न प्राप्त हो जाता है। इस यार्न को अगले स्टेप में वीविंग या नीटिंग के लिए भेजा जाता है। वीविंग और नीटिंग दोनों का ही अर्थ है बुनाई करना। स्पिनिंग के बाद हमें यार्न की प्राप्ति होती है और इस यार्न को वीविंग या नीटिंग के लिए भेज दिया जाता है। वीविंग और नीटिंग कपड़े की बुनाई की कला है। वीविंग के अंतर्गत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बहुत सारे थ्रेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि नीटिंग में सिंगल थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो कपड़े होते हैं वो मुख्य रूप से वीविंग की प्रक्रिया से ही कपड़े की बुनाई की जाती है, जबकि नीटिंग के अंतर्गत आपने घरों पर महिलाओं को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, जिसमें केवल एक धागे का ही इस्तेमाल होता है। इस तरह से वीविंग और नीटिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं उसे फैब्रिक कहा जाता है। इस फैब्रिक का इस्तेमाल आगे डाइंग और फिनिशिंग के तौर पर किया जाता है, यानी इस फैब्रिक को कलर किया जाता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है। यहाँ पर अब ये सेकंड लास्ट या लास्ट स्टेज इसे कहा जा सकता है। बहुत सारे कपड़े हैं जिसको गारमेंट्स बनाने के लिए अलग से उसकी कटाई छटाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे महिलाओं की साड़ियां हैं या लुंगीज हैं। ये सिंगल पीस वाले आइटम्स होते हैं, वो यहाँ पर गारमेंट के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग करके गारमेंट्स बनाना होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम फुल पैंट और शॉर्ट पहनते हैं, कुर्ते पहनते हैं, तो फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरर क्या रोल यहाँ पर आता है। गारमेंट मैन्युफैक्चरर ऐसे कपड़ों को बनाते हैं। तो इस तरीके से फाइबर के प्रोडक्शन से लेकर के और गारमेंट के फॉर्मेशन तक ये 5 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हर स्टेप पर इसके मूल्य में एडिशन होता है, बढ़ोतरी होती है। रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन यार्न उससे अधिक महंगा होता है। यार्न से भी कई गुना महंगा फैब्रिक होता है, और फिर ये फैब्रिक जब गारमेंट के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है तो ये और भी महंगा होता है। तो ये था वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज।